देखो, तुम्हारी सोना जो थी वो तुमसे रूठ जाती है, और जैसे तुम्हारी सोना तुमसे रूठ जाती है तुम, मम्मी आज मेरा दिल टूट गया है, उसने मुझे ब्लॉक करके दूसरे के पास चली गई, बोलती तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ठीक होता है। मतलब मान लो तुम्हारी स्कूल से एक ट्रिप गई, तुम जंगल में गए, अब जंगल में तुम और कुछ बच्चे खो गए, तुम्हें क्या होगा कि मैं हीरो बनूंगा, मैं सबको बाहर निकालूंगा। ठीक है, ये तुम्हारे मन में आया। सिचुएशन, क्या हम इस सिचुएशन में अपने इमोशन, अपनी भावनाओं, मतलब कार आ रही है, आ रहा भाई, ऐसे करते, अरे भैया कार आ रही भागो, ये करते। टू डाई, हमारे सेल्स जब मर जाते हैं उसके बावजूद भी हमारा जो ब्रेन है वो 4 से 6 मिनट तक की जिंदा रह सकता है। यानी कि आदमी जब, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों की इतनी डिमांड थी कि सर प्लीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए। चैट में बार बार बच्चे लिख रहे थे सर प्लीज 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 प्लीज। तो देखो, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बढ़िया तरीके से, शानदार से, मजे लेते लेते पढ़ते रहेंगे। कोई भी बोर नहीं होगा इस क्लास में। ठीक है, लमसम पूरा वीडियो जो है हमारा मैक्स जाएगा 1 घंटा 50 मिनट या 1.5 घंटे में पूरी 1 शॉट वीडियो होने वाली है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देखो पहले तो हम लोग अपने बारे में पढ़े, पहले तो हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बॉटनी जो होती है अपने बारे में तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, थोड़ा पेड़ के बारे में समझ लेते हैं तो वो ज्यादा होगा। तो पहला जो टॉपिक होगा वो प्लांट का होगा। ठीक है, और उसके बाद हम अपने बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आजा। दूसरा फिर हम अपने बारे में पढ़ते हैं कि अपना जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। जो तुम सड़क पे जाते हो और तुम एक सुंदर सी कन्या को देखते हो, तो कन्या देखने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ चुलबुली मचती है। वो जो चुलबुली मचती है वो ये भाई साहब करवा रहे होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती, दिल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हो। ये जो तुम्हारा दिमाग होता है, हाइपोथैलेमस होते हैं, ये सब करवाते हैं वो चीजें। तो सब चीजें समझना है आज कि वो जो तुम्हारा धोखा था कि दिल दिल तुम्हारा टूटता है, दिल से प्यार होता है, ये सब चीजें नहीं थी। आज क्या चीजें होती हैं वो पूरी चीजें समझनी है हम लोगों को। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, आज के वीडियो में एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं और पूरे पूरे लेक्चर को फाड़ के रख देते हैं, पूरा लेक्चर खल्लास कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करते, जैसे तुमने खाना देखा टेस्टी टेस्टी, बच्चे कहेंगे मैगी, पिज्जा, तो तुम्हारे मुंह से जो सलाइवा निकलता है, यानी जो बाहर, ये देखो इस बच्चे ने नहीं, अरे यमी यमी टेस्टी टेस्टी आ गया, सलाइवा कम्स आउट अवर माउथ। ठीक है, ये क्यों हो रहा होता है। सेकंड चीज, ये देखो, तुम्हारी सोना जो थी वो तुमसे रूठ जाती है, और जैसे तुम्हारी सोना तुमसे रूठ जाती है तुम, मम्मी आज मेरा दिल टूट गया है, उसने मुझे ब्लॉक करके दूसरे के पास चली गई, बोलती तुम्हारे पास पैसे नहीं है। होता है। तो ये जो तुम्हें दर्द हो रहा होता है, ये तुम्हारा जो दिल टूटा होता है, ये क्यों हो रहा होता है। सेकेंड, कि जब तुम बड़ी ठंडी में जाते हो, ठीक है, नहीं आज तो मैं स्कूल जाऊंगा बिना जैकेट में और एकदम बिंदास तरीके से मैं रॉब करूंगा, और जैसे मैं स्कूल के बाहर आता हूँ, जब रास्ते में जा रहा हूँ तो अरे ठंडी लग रही, और जैसे क्लास में बैठा अब मुझे ठंडी नहीं लगी, रॉब करना होता ना। तो वो जब तुम सुड़कते हो ऐसे ऐसे, वो क्यों होता है, ये सब चीजें क्यों हो रही होती हैं, हमें यही समझना आज के लेक्चर में कि ये वाकई में हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हुए कि कौन कैसे कंट्रोल करता है। जैसे अब तुम खुद सोचो, तुम ऐसे खड़े हो, अगर तुमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो तुम एक आगे देख रहे होते, फिर भी तुम्हें पता चल जाता कि वहां कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हाथ में ऐसा क्या सेंसर थे जो कि वो पता लगा पा रहे हैं कि वहां पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। इन सब चीजों को आज हमें समझना होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारी पूरी बॉडी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। ठीक है, एक जो लाइफ है पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। तो इनके बारे में पूरा पूरा समझना है कि कैसे क्या होता है। उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। ठीक है, कि एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेल्स। सेल्स को अगर जोड़ देते हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये एक तुम्हारा छोटा सा है। इन सेल्स को अगर तुम ऐड करते जाओगे तो क्या बन जाता है, टिश्यू। ठीक है,
और फिर उनको ऐड कर देते हो। देखो, ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, और ये ऑर्गन बन जाते तुम्हारा एक, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया तुम्हारा, स्टोमच स्टमक हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो सब ऑर्गन बनाती है। और फिर इन ऑर्गन को अगर एक साथ हम लोग मिला दे तो बन जाती है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इन ऑर्गन सिस्टम्स को मिला दे तो पर पूरी, ये था तुम्हारी कुछ बेसिक्स कि भाई ये पूरी बॉडी थी, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ना था, ये थोड़ा बेसिक होता है कि कैसे क्या इस चैप्टर को पढ़ना है, कि हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं उस बारे में समझना था। ठीक है, अब ये देखो भाई, ऑर्गन सिस्टम, और इसको मिला देंगे तो पूरी एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, और पूरा रेगुलेशन होता है। अभी तुमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा रखा होगा, वेन आर्टरी वाला, हार्ट पंपिंग, ये सब पूरा तुम्हारा इधर है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि क्या चीजें जो हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से हो रही होती है। देखो, फर्स्ट यहां मान लो ये तुम्हें लड़का दिख रहा, ये तुम हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये यहां तुम खड़े हो, एक जंगल में गए। ठीक है, मतलब मान लो तुम्हारी स्कूल से एक ट्रिप गई, तुम जंगल में गए। अब जंगल में तुम और कुछ बच्चे खो गए, अब तुम्हें क्या होगा कि मैं हीरो बनूंगा, मैं सबको बाहर निकालूंगा। ठीक है, ये तुम्हारे मन में आया, लेकिन सडनली वहां पे क्या हुआ, तुम्हारी अभी प्रेजेंट टाइम में जंगल में हार्ट बीट सही है, ब्रीथिंग भी सही है, और तुम आराम से टहल रहे हो कि ये इधर से रास्ता है, अपना दिमाग यूज कर रहे हो प्रॉपर। ठीक है, अब वहां पर होता क्या है, ये जो ये लायन है तुम्हारे जस्ट सामने आ गया। अब अब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी खुल हो जाएगी कि भाई ये बंदा, ये शेर कहां से आ गया। अब तुम जो पूरी टीम को तुम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तुम वो छोड़ दोगे कि मरना है तो मरो, हम जा रहे पहले अपनी जान बचाए। तो ये क्या करेगा, इसकी जो यहां पर सडनली इसको देखने के बाद हार्ट बीट जो होती है वो भी तेज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अभी मैं सब समझा रहा हूं, एक सेकंड रुकना। ये जो इस ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, ठीक है, यानी हमारी पूरी बॉडी को छोड़ के इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अभी जो लिख के आया था उसे बोलते हैं स्टिमुलस। और इसके रिस्पॉन्ड में देखो, जैसे तुमने इसको देखा, तुम्हारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, तुम्हारे ब्रीथिंग रेट भी तेज हो जाती है। ठीक है, ये सब तुम्हारा फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है वो भी समझना है इसी बॉडी में पूरा। और हम लोग सडनली क्या करते हैं, तेज भागते हैं। फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि क्या करना क्या करना क्या करना, और तेज भागने का। तो ये जो हमारे इतनी तेज रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सब इतनी तेज हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, ये देखो, कुछ हार्मोन्स यहां पर रिलीज होते जो कि हार्ट पे गया और लेग्स पे गया कि रेस्पिरेशन तेज करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो, यहां से भागना है हमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मींस ऑर्डरली एक्सक्लूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जिससे कि इंसान अपनी एक्टिविटी को पूरा कर पाए। ठीक है, अब देखो, वो इतना बढ़िया उसका कोऑर्डिनेशन हुआ कि इसने क्या करा, अपने पैरों का इस्तेमाल करा, इस्तेमाल करके यहां से फट्टे से रवाना हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, और ये बच गया। अब तुम्हारे दोस्त, एक तो तुम्हारा दोस्त, मान लो दो लड़कियां भी थी, फंस गई, तभी तो तुम्हें स्टोरी में मजा आएगा, वरना स्टोरी में मजा नहीं आएगा। तुम कहोगे अगर लड़कियां नहीं होंगी तो जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, तो तुमने उन सबको छोड़ के अपनी जिंदगी बचा ली। उसके बाद जब पीटी सर के पास गए, एक्चुअलिटी में जो ट्रिप में ले जाते हैं वो पीटी सर होते हैं। ठीक है, और तो उनका कोई काम होता नहीं। तो वो पीटी सर के पास गया। पीटी सर यहाँ जब आएंगे तो उनको भी दिखेगा, तो वो भी अपनी बहादुरी छोड़ के पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक एग्जाम्पल कि कैसे तुम्हारा जो प्रोसेस था कि तुम सडनली तुमने शेर देखा, तुम वापस वहां भाग गए। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये क्यों हो रहा है वो पूरी तरीके से आज हमें समझना है। आ जाओ, कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल रिफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक्टिविटीज को एकदम परफेक्ट वे में कर पाए, उसे बोलते हैं कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डिनरी एक्सक्लूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज,
यानी स्टेप टू स्टेप वो चीजें चले, ऐसा नहीं कि पहले हार्ट बीट तेज हो रही फिर ब्रीथिंग हो रही, पहले हम लोग भाग रहे हैं फिर हार्ट बीट तेज हो रही है फिर ब्रीथिंग हो रही, नहीं, पहले हार्ट बीट तेज होगी फिर ब्रीथिंग तेज होगी फिर हम लोग भागेंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए परफेक्ट। ठीक है, अब तुम्हें चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया। ठीक है, वाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड क्यों है, समझ रहे हो। इससे पहले जो हमारा पास एग्जांपल आया था उसमें जो एक पैटर्न बन रहा था कि वो पहले हार्ट बीट तेज होती फिर ब्रीथिंग तेज होती फिर भागे, इसलिए क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी परफेक्ट वे में तो हम लोग अपने पूरी बॉडी को सही ढंग से फंक्शन नहीं करवा पाएंगे। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और हमें अपना ये जो बढ़ती हाइट तुम्हारी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से तुम एक अच्छे खासे इंसान बच जाते हो, तो वो भी उसके लिए भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये नहीं कि पहले तुम्हारा हाथ लंबा हो रहा है फिर तुम्हारा एक पैर लंबा हो रहा है फिर तुम्हारा दूसरा पैर लंबा, जस्ट इमेजिन कि एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, ठीक है, तो आदमी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो वो अलग का एक्सपीरियंस होगा, बट ये जो दोनों पैर एक साथ ग्रोथ हो रहे हैं, दोनों हाथ एक साथ ग्रोथ हो, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ये बायो का चमत्कार है भाई, कि इतने अच्छे तरीके से एक परफेक्ट इतना भी परफेक्ट इतना भी दोनों तरफ इक्वलिटी में ग्रोथ हो रही, तो ये कितनी कमाल की चीज है, समझ रहे हो। देखो, तो यही चीज हमें बढ़िया समझना है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उससे पहले अच्छे तरीके से हमें कुछ और चीजें समझनी है। देखो, ये तुम बैठे, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, देखो ये हो, ये हो तुम, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास की एक लड़की। अब तुम और तुम्हारी दोस्त जो है वो एक झूले में झूल रहे हो, किस तरीके से, अप एंड डाउन वाला जो झूला होता है वो। यहां पर क्वेश्चन है कि क्या हम मूव कर पाते, यहां से ये अप का फोर्स लगाती है तो ये अप जाते हैं ये डाउन जाते हैं, फिर ये एक बार अप लगाती हैं ये अप जाते हैं ये डाउन जाते हैं, तो यहां हम लोग मूव कर रहे हैं भाई, हम लोग यहां से वहां भी जा पाते हैं, तो आंसर क्या है, हाँ हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, तो आंसर हो गया यस। उसके बाद उसके बाद कि क्या ये मूवमेंट कर पाते हैं, तुमने बोला सर जी नहीं, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ये तो अपनी एक ही जगह गड़े रहते हैं जिंदगी भर, वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी गड़ा गुजार देते हैं, बट आंसर है यस। पूछो कैसे, और समझाते हैं। यही चीज आज तुम लोगों को बढ़िया तरीके से समझनी है कि क्या क्यों प्लांट ऐसे मूव कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहे, कहां पर मूवमेंट हो रही है, तो वही चीज आज समझते हैं। जो हम लोग मूवमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अगर ऑर्गेनिज्म ट्रैवल कर पाए उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, जैसे ये यहां हो वो उधर चला गया, बट जो प्लांट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं वो ग्रोथ की मूवमेंट कर रहे होते हैं। यहां पर देखो, ये जो प्लांट है ये छोटा सा है, ये एक बड़ा भी तो होता है, तो क्या ये मूवमेंट नहीं हुई। अब एक प्लांट होता है छुई मुई, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम होता है, तो उसको जब तुम टच करते हो तो उसकी लीव्स क्या होती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्या ये एक मूवमेंट नहीं हुई, ये भी तो एक मूवमेंट हुई ना। वही हमें समझना है कि ये जो एक्चुअलिटी में मूवमेंट हो रही होती है ये हो क्यों रहे होते हैं। हाँ, आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि छुई मुई का जो पेड़ होता है उसमें जो फोल्डिंग होती है, बचपन में तो हम लोग बढ़िया टै 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 करके खेलते हैं, बट आज हम समझेंगे रियलिटी में होता क्या है। आज ये जो चैप्टर है ना इतना इतना मजेदार होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम खुश हो जाओगे पूरे पूरे। ठीक है, तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हें प्यार क्यों होता है, तुम्हें खुशी क्यों होती है, तुम्हें गम क्यों होता है, तुम जिंदगी क्यों जीते हो, वो सब पता चलेगा आज तुम्हें। ठीक है, तो बट
हाउ डू प्लांट्स मूव, इसने यही क्वेश्चन पूछ लिया जो कि हमने इसका आंसर दे दिया। देखो आजा भाई, ये रहा तुम्हारा एक सन, ठीक है। अब सन के रिस्पॉन्स पे ये फ्लावर जो है वो राउंड राउंड करता है, जहां सन जाएगा, सनफ्लावर जो होता है वो जहां जहां जाएगा उसको राउंड करता रहेगा, मतलब ऐसे है, वो अपना मुंह घुमाता जाएगा जिस सन के फ्ला, तो ये मूवमेंट क्या मूवमेंट नहीं होती, ये भी एक मूवमेंट हुई। और हमें ये भी पढ़ना है कि ये क्यों हो रहा होता है। इसके लिए स्टिमुलस क्या थी, लाइट। इसके लिए स्टिमुलस क्या है, अभी जो टच मी नॉट होता है तो अपना हाथ जो होता है फिंगर, उससे उस पे केमिकल्स जाते हैं, तो फिंगर यहां पर स्टिमुलस होती है, टच जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी सीड जो होती है वो पूरा अप एंड डाउन ग्रोथ होती है, तो क्या ये भी मूवमेंट नहीं, ये भी मूवमेंट है। इन सबको ही आज हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, एनालाइज करना है और इनके बारे में जानना है कि क्यों ये चीजें हो रही होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो अपने बारे में हो। क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन देते तो हम लोग जिंदा रहते, तो उनको जिंदा रखना भी, अब वो तो हमारे बारे में पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम ही को उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उनको सरवाइव करे तो हम सरवाइव हो पाए। जबकि हम भी सरवाइव रहेंगे तो अगर हम भी नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे पे इक्वल है, बट वो पढ़ नहीं पाएंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास दिमाग अच्छा। अब तुम पढ़ना नहीं चाहते तो वो अलग की बात है, तुम कहते हो नहीं सर मुझे तो रील देखनी हो, एक प्लांट से बोल दीजिए वो मेरे बदले पढ़ ले, हमें अपनी सुखद जिंदगी जी लेने दीजिए, ठीक है। यहाँ देखो ये सीड से ग्रोथ हो गया, तो वही प्लांट्स मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स एंड ड्यू टू ग्रोथ। या तो वो बाहर का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि उस प्लांट को मूव करवा रहा है, या तो वो ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, जैसे टच वाला, टच मी नॉट वाला, या तो ये ग्रोथ हो रहा है अप एंड डाउन, ठीक है, ये दोनों ग्रोथ होते हैं। बट प्लांट काउज मूवमेंट इन प्लांट्स, वॉट कॉजेज मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, ये समझना हमें फटाक से, क्या कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है इसका, तो इसका आंसर है उसके अंदर भी कुछ कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं जिसको वो रेगुलेट करवाता है और जिससे वो मूवमेंट करता है, ठीक। बट इनमें जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता स्पेशलाइज सिस्टम जो कि इनको कंट्रोल करे, जैसे अपने अंदर पूरा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बना है, बट इनमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है, ठीक है। डू प्लांट्स हैव मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, आंसर है नो, ठीक है, आंसर क्या है, नो। तो फिर इनमें क्या है, मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय केमिकल्स कॉल्ड एज हॉर्मोन्स, और इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उनके हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है, आ जाओ भाई। ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट, जैसे यहां पर ये देख रहे हो, ये रूट जो है वो अप, रूट जो है वो डाउन जाती है और ग्रोथ जो होती है वो अप जाती है। कभी ये सोचा है कि रूट जो है वो नीचे ही क्यों गई और जो प्लांट है वो ऊपर ही क्यों आया, कभी सोचा है? आज इसका भी आंसर तुम्हें मिलेगा, ठीक है, और समझते हैं। देखो जो रूट्स होती हैं बेसिकली उनका फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिशन और प्लांट्स वाटर को ढूंढे, ठीक है। तो जो रूट होती हैं वो मेनली वाटर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करती हैं, तो जमीन के नीचे वाटर मिलता है इनको तो ये नीचे जाने की कोशिश करती है, और साथ में ग्रेविटी का फोर्स भी लगता है। और जो प्लांट होता है वो ये रीजन हो सकता है या तो वो सनलाइट से अपनी फोटोसिंथेसिस करना, तो इसलिए वो ऊपर जाता रहता है, ठीक है। ये दो मेन रीजन होते हैं। इज दिस प्लांट ग्रोइंग, आंसर है यस, ठीक है। सच मूवमेंट आर कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट, और ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ से हो रहे होते हैं उनको ग्रोथ डिपेंडेंट बोलते हैं। और जो ग्रोथ का फंक्शन नहीं कर रहे होते, जैसे कि टच वाला जो टच मी नॉट प्लांट था, उसको तुमने टच करा, क्या उसकी ग्रोथ हुई, यानी मतलब बढ़ा वो नहीं या घटा नहीं, वो बस फोल्ड हो गया। तो ऐसे जो होते हैं उनको बोलते हैं
ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो टाइप्स के, एक ग्रोथ डिपेंडेंट, मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और दूसरे होते हैं इसमें जब हम लोग टच करते हैं तो इसका ग्रोथ नहीं होती, तो इनको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ओके, अब ये रहा तुम्हारा पूरा। अब बारी बारी हमें सबको समझना है कि क्या ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, क्या इन ग्रोथ, सॉरी इन ग्रोथ कह रहे हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इन दोनों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट की। ठीक है, बोथ ऑफ दीज मूवमेंट आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स। अरे ये तो सिंपल सी बात है भैया, किसी के पास हार्मोन्स नहीं होगा, कुछ होएगा नहीं तो कैसे कंट्रोल करेगा, तो दोनों जो कंट्रोल करेंगे उनके पास कोऑर्डिनेट हार्मोन्स होना ही चाहिए, कंपलसरी है। नहीं होगा नहीं करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी तो जिंदगी बेकार। समय आने पे शादी भी करना है भाई, रिश्तेदार बोलेंगे कि 28 का हो गया, नौकरी नहीं है ना छोकरी नहीं है, तो इसीलिए नौकरी ले लो जिससे कि छोकरी मिल जाए। ठीक है, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है। कैसे? सर्टेन मूवमेंट ऑफ प्लांट्स दैट डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ आर टर्म्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। यानी ऐसी मूवमेंट जो कि जिसमें ग्रोथ बिल्कुल ना हो, ठीक है, ना तो वो घटे ना तो वो बढ़े, उन्हें बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। वो बस अपना शेप चेंज कर ले। शेप कहने का मतलब अगर वो रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर बन जाए, तुम भी अंतर नहीं कर पाओगे, चलो सर्कल है तो ट्रायंगल बन जाए, और रेक्टेंगल है तो वो तुम्हारा ट्रेपेजियम बन जाए, तो ऐसा शेप चेंज करने वाला। ठीक है, और भाई साहब यहां पर नाम आ गया है मिमोसा पीडुका। टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, अगर तुमने छुआ तो मैं तुम पे धारा लगा दूंगी। जैसे आजकल का वो चलता नहीं है, 14 सेकंड तक की अगर लड़कियों को देख लिया तो तुम पे केस हो जाएगा, केस होता है, तो 13 सेकंड तक की देखो, फिर उसके बाद दूसरा देख लेना। समझ रहे हो? अरे यार सुधर जाओ भैया, ना देखना, समझ रहे हो? अपने कंट्रोल रखो, ओनली फॉर वन, ये याद रखना जिंदगी में। देखो इसको तुमने टच करी, यहां पर देखो ये फोल्ड होना स्टार्ट हो गई, धन 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 सब। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि इस बंदे ने आगे वाली लीव को छुआ था, सिर्फ एक लीव को, यहां से स्टार्ट होते होते आखिरी तक की कैसे बंद हो सकती कोई चीज? तो यानी इसमें भी कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि भाई ये इसको मैसेज दे रही, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको मैसेज दे रहे, और ऐसा क्या मैसेज है जो कि यहां से यहां तक की कोऑर्डिनेट हो रहा है, और इनके पास स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं मैसेज देने के लिए, जैसे अपने पास नर्वस सेल है, नर्वस सिस्टम है, तो ये लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो समझना है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और ये जो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इन दिस मूवमेंट इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, और ऐसे स्टिमुलस यहां पर क्या है? टच है। और जो ऐसी ग्रोथ होती हैं या तो ऐसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, कैन यू सी एनी ग्रोथ? नो, आंसर है नो। और इनको बोलते हैं सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अरे आजा, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट, या तो नेस्टिक मूवमेंट बोल सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इतना काट दो, नेस्टिक मूवमेंट बोलो, कोई दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ग्रोथ डिपेंडेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ग्रोथ डिपेंडेंट को ट्रॉपिक, मतलब ये अदर भी नेम है, इनको बोल सकते हो, इससे भी क्वेश्चन बने तो आराम से लगा सकते हो, घबराने की बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। पेपर जो है तुम अच्छे से करके आओगे, फाड़ दोगे, उसमें कोई सवाल नहीं होता है। कि जब आदमी ये चाहे ना कि भाई हम कर लेंगे, तो फिर हम कर लेंगे, फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उससे मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जब इंसान अंदर से देखो, कभी भी तुम्हें दुख मिले ना, तो दुख को रो के या गा के कभी मत निकालना
कि उससे शेयर कर लिया, उससे शेयर कर लिया। कहते हैं दुख बांट तो हल्का हो जाता है। दुख रखो, उसको आग बनाओ, अंदर से आग बना के स्ट्रगल करो, और जब कामयाबी मिले तो वो जो आग होती है ना, वो अजीब अजीब सी खुशी देती है, मजा आ जाता है यार वो खुशी को पाके। तो उस पे काम करो, ठीक है, रोना नहीं कभी, समझ रहे हो, उस चीज पे ध्यान देना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बोलते हैं लड़कियां ज्यादा रोती, ऐसा नहीं, लड़की भी स्ट्रगल करे। रो रोना नहीं है, बस लड़ते रहना है। वो मैं ये चीज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है, तुम्हें जिसमें मन लगता है वो करो, बट जिसमें मन लगे उस पर बेस्ट करो। तुम अपना बेस्ट करो कि तुमने अपना पूरा एफर्ट डाला उस पर, ठीक है, जितना तुम कर सकते थे उससे ज्यादा तुमने उस पर मेहनत करी है, तुम तभी कामयाब बनोगे, ठीक है। इंसान हमेशा एफर्ट देखता है। अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट में ये देखो कैसे वो जो फोल्डिंग हो रही है पत्तियों को, वो हमें समझना है अच्छी तरीके से, ओके। देखो यहां पर जूम करते हैं, टच जब हम इसको करते हैं तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाथ से, अपने जो फिंगर है वो इस पे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है। यहां पर अपनी फिंगर से यहां पर कुछ केमिकल्स गए। अब ये जो केमिकल्स हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे। अब अच्छी तरीके से देखना, एनिमेशन का यही फायदा होता है कि हमें हर चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होती। जब ये केमिकल्स इसके अंदर गए तो यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे अंदर, देखो इसमें जो मूवमेंट होती है या तो वाटर अंदर जाएगा या तो वाटर बाहर जाएगा, इसीलिए मूवमेंट होती है। अपने अंदर से कुछ इसके अंदर हार्मोन्स के जो कि के प्लस आयंस हो सकते हैं, कोई भी आंस हो सकता है, तो वो क्या करता है कि अंदर गया। अब जब अंदर गई है कोई चीज तो डिफ्यूजन से बाहर आनी, सब इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, बैलेंस चाहिए ही सबको जिंदगी में। तो यहां जब कोई चीज अंदर आई तो ये चीज वाटर को जो क्या कर देगी, धीरे से बाहर कर देगी, और बाहर करने के बाद ये जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, देखना अभी। और जब एक के पास होता है ना तो वो पीछे फिर पानी भगाती है बाहर, फिर पानी भगाती है, तो इस तरीके से ये पूरा कोऑर्डिनेट कर लेती है अपने आप से कि एक के बाद मैसेज कैसे जा रहा होता है, ऐसे मैसेज जा रहा होता है। द चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स कॉजेज द मूवमेंट इन द प्लांट, और इसी चक्कर में इनकी मूवमेंट हो रही होती है वाटर के एक्सचेंज से, ठीक है। बट सिंस द इंफॉर्मेशन इज कनेक्टेड फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल, मूवमेंट ऑल्सो हैपन्स एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम टच। यानी कि यहाँ पर जब वो हमने टच करा तो यहाँ तक की मैसेज जो गया उसके बारे में बोल रहा है, जो कि हम तुम्हें बढ़िया तरीके से अभी समझा चुके हैं, ठीक है। अब यही यहाँ पर पूरा लिखा है, द मूवमेंट अकर्स एट अ प्लेस, ठीक है, पूरा वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेबल होती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या तो केमिकल्स चीज़ों में चेंज कर सकते हैं या अपने कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वही जो अभी हमने बोला, या तो ये स्वेल करेंगे या तो सिंक करेंगे, जो कि इनके अंदर वाटर होता है जो कि इनका वो चेंज करता है शेप, ठीक है। या तो ये सिकुड़ेंगे या तो ये फूलेंगे, बस दो ही कंडीशन हो सकती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट में, ओके, समझ में आया। और एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल है तो इसी को अच्छी तरीके से करना है। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट नहीं, हमें जो पेपर के लिए पढ़ना है वो यही पेपर के लिए पढ़ना था, यही एग्जाम्पल था, इसी को अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। हम लोग फिर आते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, वो था, बट इसके अलावा भी देख लो। लोटस ब्लूमिंग, ठीक है, यानी कि जो सूर्य की किरणों से जो लोटस ओपन होता है उसको बोल रहा है, ठीक है। और तुमने रात की चांदनी का देखा है, चांदनी का फूल, ये क्या होता है कि इसमें ग्रोथ नहीं होती, सनलाइट जब प्रेजेंट होती तब नहीं, जब सनलाइट absent होती है तब ये बढ़िया अपना खिल के आते हैं और अपनी स्मेल निकालते हैं, ठीक है। तो रात में जो तुम्हें खुशबू आती है वो इसकी होती है, ठीक है, विदाउट सन लाइट। ट्यूबरोज ओपन्स एट नाइट, ओके। फ्रूट ऑफ बाल्सम, ये एक, हाँ, ये
ये क्या होता है, ये जैसे ही स्किन में टच होता है ये पूरा फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, खुद ही से खुल जाता है। देख रहे हो किस तरीके से, फ्रूट ऑफ बाल्सम इसको बोलते हैं, स्टिमुलस इज टच होता है। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, इनको याद करना हो करो, नहीं करना मत करो, बट मिमोसा पिडुका वाला याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे क्वेश्चन बनता है। लेट अस स्टडी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। अब ये भाई साहब टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तो इसको लगा लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं बने हैं बने, तो फिर बने हैं तो बने हैं तो बने हैं, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और जो देखते हैं कैसे इनको देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? क्या होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे वो ग्रोथ करे, यानी अपनी बॉडी को इंक्रीज करे। ठीक है, या तो वो नीचे जाए, या तो वो ऊपर जाए, या तो वो भगवान के पास जाए, या तो वो कब्र के अंदर घुस जाए, लेकिन जाए जाए जाए, ना जाए तो बेकार है। ठीक है, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। इसको हमने क्या बोला था, ट्रॉपिज्म मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, वही जो राम कथा थी वही बोल दिया। अब कौन शो करता है उसका वाला, मूवमेंट इन अ सीडिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी तुमने एक सीड ली, ठीक है, अब इस सीड को तुमने पेड़ के अंदर गाड़ दिया, तो क्या वो हमेशा नीचे गड़ी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, वो एक बार तो ऊपर आएगी आएगी, और एक बार तो नीचे उसकी रूट जाएंगी जाएंगी। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि तुम एक, अगर तुमने उसको पानी नहीं दिया, तुमने उसको कुछ नहीं दिया, सूखे पे मार रहे, तो ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन तुमने उसको कंडीशन ऐसी दे रखी है, सनलाइट है, पानी है, मिट्टी है, न्यूट्रिशन है, तो वो ग्रोथ करेगा। वो खड़ा होगा अपने पैरों में और दुनिया को दिखा देगा कि मैं भी खड़ा हो सकता हूं अपने पैरों में। हालांकि उसके पैर नहीं होते, उसकी रूट होती हैं। ठीक है, तो आ जाओ, बट वो कहेगा कि मैं अपने पैरों में खड़ा हो सकता हूं। तो मुझसे कहना तुम्हारे पैर नहीं तुम्हारे रूट है, तो तुम अभी खड़े नहीं हो। ओके, ये देखो, ये इसकी नीचे क्या हो रही हैं, रूट्स ग्रो हो रही हैं, और इसके ऊपर क्या हो रही हैं, शूट ग्रो हो रही है। ठीक है, तो इतना ऊपर रूट ग्रो हो रही है, और नीचे ये शूट और ये रूट ग्रो हो रही है। ओके, और साथ में फ्लावर वावर, अगर रोज का निकले तो लेते चले जाना यहीं से। ओके, देखो, तो अब हमें इसमें ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना है, चार। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, ऐसे प्लांट जो कि लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, भाई जहां लाइट दिखेगी वो वहां जाएंगे, उन्हें बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म, ऐसे, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, कीमो का मतलब केमिकल्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि केमिकल्स डालने पे अपना रिएक्शन देते हैं, यानी अपना चेंज देते हैं, ग्रोथ करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रोथ केमिकल्स, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। अब ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ठीक है, जो ग्रेवी का मतलब हो गया ग्रेवी, ग्रैनी नहीं, ग्रेवी, ग्रेवी वाली नहीं जो तुम लोग खाते हो, ग्रेवी का मतलब हो गया ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो ग्रेविटी यानी धरती के नीचे जा रहे हैं उनके लिए। और ये लास्ट वन तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब H2O, H2O का मतलब पानी, और जो पानी के लिए रिस्पॉन्स करे उसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ये चार तरीके के मूवमेंट जो होते हैं वो प्लांट में होते हैं, बढ़िया तरीके से होते हैं, हमें समझने हैं। आज इस लेक्चर को वन शॉट में ख़त्म करना है फटाक से, तो हम स्पीड थोड़े बढ़ाते हैं। अब देख लो बढ़िया बढ़िया तरीके से। और दूसरा, फर्स्ट, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा, देखो, एक साइड तुम्हारी लाइट नहीं है, एक साइड तुम्हारी लाइट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सन जो है तुम्हारे पूरे मतलब ऐसे ऊपर ही ऊपर खड़ा हो, तो ऊपर खड़ा होगा तो नीचे वाली चीजें छुप जाएंगी, ऐसे घूमता है पूरा,
तो प्लांट ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगा, यानी उसकी एक तरफ छांव होगी, एक तरफ सनलाइट होगी। द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू अदर द स्टिमुलस ऑफ लाइट, it grow in the direction of source of light. This movement exhibited by the plant is called phototropism movement। यानी कि जो भी प्लांट है वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ करता है, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब लेट अस सी व्हाई दिस इज हैपन। समझते हैं कि ये एक्चुअली में क्यों हो रहा होता है। ठीक है, लेट अस मैग्नीफाई द इसको जूम करते हैं। ठीक है, कर दो भाई। अब यहां पर जब जूम करा तो इसकी टिप पे ये कुछ 9th क्लास का टिश्यू के चैप्टर का प्लांट का कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर था। एट द टिप यहां बात कर रहा है, यहां ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन का वर्क होता है ग्रोथ करवाना। अभी तुम 4 से 5 हार्मोन्स पढ़ोगे जिससे कि तुम इसको रिलेट कर पाओगे कि क्यों। अभी यहां पर समझो कि ऑक्सिन का वर्क क्या होता है। इसका वर्क होता है ग्रोथ। तो ये टिप पे प्रेजेंट है, यहां से ये ऊपर की ग्रोथ करवाएगा, और रूट की टिप पे प्रेजेंट रहता है कि रूट को नीचे ग्रोथ करवाएगा। अब ये देखो, ये यहां पर पूरे ऑक्सिन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही सनलाइट आएगी, देखो ऑक्सिन इज सेंसिटिव टू लाइट। ये जो होता है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब उसके डायरेक्शन में जा सकता है। एज द यूनिट डायरेक्शनल सनलाइट फॉल्स ऑन द सनी साइड, लाइट कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब एक ही साइड से आ पाएगी, दूसरी साइड से नहीं। अब ये जो साइड है, इस साइड वो सनी साइड, यानी कि तुम्हारी जो ये है सन, वो इधर आ रही, सन की लाइट जो है वो इधर आ रही, और इधर जो होगा वो तुम्हारे डार्क साइड होगा। तो यहां से जो ऑक्सीजन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, डार्क साइड शिफ्ट हो जाएंगे। और इनका काम क्या था कि ये ग्रोथ करवाएंगे जिधर भी जाएंगे। तो एक साइड से दूसरी साइड ज्यादा हो गई, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। और जैसे ही ये ज्यादा हुई, ऐसे मान लो ये जैसे ही ज्यादा हुई तो एक तरफ बढ़ जाएगा, एक तरफ कम रहेगा। वही मैंने कि एक तरफ हाथ छोटा होगा, एक तरफ बड़ा होगा, तो आदमी ऐसे हो जाएगा। तो ये जो चीज होती, इसीलिए वो इस तरीके से मूवमेंट हो जाती कि इधर ग्रोथ हो रही, इधर ग्रोथ नहीं हो रही होती। समझ लो। ऑक्सिन कॉजेज द सेल्स ऑफ स्टेम्स टू इलोंगेट, यानी उसको बढ़ाना उसका काम होता है। दिस कॉजेज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द साइड्स, जिससे कि वो बेंड कर जाएगा। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म के बारे में फंक्शन, और इसी तरीके से बढ़ता है और सनलाइट की तरफ जाता है। अब ग्रेविटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविट्रोपिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि तुम्हारे रूट्स के बारे में पढ़ना है। रूट्स जो नीचे जा रही होती है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जा रही होती है, उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है कि एक प्लांट को अगर तुमने तिरछा रख दिया, ठीक है, तिरछा कहने का मतलब है लेटर लेटर रख दिया, तो उसके पीछे से अगर रूट निकलेंगी तब भी वो नीचे जा रही है। तो वो नीचे ही क्यों जा रही है, सबसे बड़ी बात तो। अब जब ऐसे ऐसे रख दिया तो सीधे चले जाओ भाई, फिर भी तुम धरती की तरफ जा रही हो। ये क्यों हो रहा है वो समझना है। तो ये जो हो रहा होता है वो ग्रेविटी के चक्कर में हो रहा होता है। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसके लिए क्या स्टिमुलस है, तो इसलिए वो अपनी तरफ घसीटती है कि आओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने वश में कर रही हूं। और अपने वश में करते करते वो इसको अंदर ले लेती है और ये बाहर चले जाते हैं। ये सन की मोह माया में रहते हैं, ये ग्रेविटी की मोह माया में रहते हैं। ठीक है, किसकी, ग्रेविटी की मोह माया में रहते हैं। सब अपनी अपनी मोह माया को नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे तुम उसकी मोह माया में पड़े हो और उसको नहीं छोड़ पाओगे, वैसे ये भी है, सब लोग एक दूसरे की मोह माया में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो कुछ कमेंट आते हैं जैसे कि ये और ये कमेंट लिख कौन रहा है। अगर वो कमेंट कोई भी ऑफलाइन क्लास का बच्चा हुआ, अगर वो पकड़ा गया तो फिर देखना तुम, ये ऐसे भाई वो 11th क्लास के बच्चे बोलते हैं सर ये देखिए क्या कमेंट आ रहा है आपके में।
अरे लिखना है तो हैंडसम लिखो। ये 1/cos c क्या था, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। लिख रहे 1/cos c 1/cos c, और वो कमेंट, मतलब हमने कमेंट देखा नहीं, बच्चा क्लास में आ रहा कह रहा कि सर ये देखिए आपके में कमेंट है। हमने हमने पढ़ा कि क्या कमेंट है, 1/cos c। अब मैं फिर भी नहीं समझ पाया कि ये क्या है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा, और फिर मैंने कहा कि अच्छा रुको, मेरे घर से कॉल आई है, मैं जरा जा रहा हूँ घर। तो थोड़ा समझो, ऐसे नहीं करते जैसे तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। अब पानी के रिस्पॉन्स में, यानी हाइड्रोट्रोपिज्म के रिस्पॉन्स में क्या होता है, सूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर, ठीक है। यानी देखो, यहां पर ये जो रूट है, यहां नीचे पानी है, अगर ये पानी इस साइड ज्यादा होगा, मतलब इस साइड नहीं है, इस साइड है, तो ये ऑटोमेटिक उस साइड मूव करने चालू कर देगी, ठीक है। और नीचे जितना नीचे पानी होगा ना, वो रूट है उतना ही नीचे जाने की कोशिश करती है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग कीमोट्रोपिज्म के बारे में, ठीक है, केमिकल्स में। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल्स, जैसे कि तुम्हारा पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या करता है कि वो ओवरी के पास आने की कोशिश करता है और उड़ के किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, और यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉलन ग्रेन को रोक पाते हैं, जिससे कि वो समझ पाता है। तो ये कीमोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। देखो, पॉलन ग्रेन है, ये इस पे आके चिपक गया। अ केमिकल इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से केमिकल सीक्रेट होता है जो कि इसको अट्रैक्ट कर पाता है कि ये यहां से पूरा यहां पे आ जाए अंदर। ये मान लो, ये जो इतनी सही कोऑर्डिनेशन चल रही है कि इस पूरे ट्यूब से नीचे अंदर तक की आ गया है, उस वो कैसे हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो केमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे ना। तो और इसके बारे में अभी तुम्हें पूरा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो जा चुकी है, उस पर भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहां बोलता है अ पॉलन ट्यूब जनरेट्स फ्रॉम स्टिग्मा टू वेदर द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, और ये यहां से पूरी यहां चली जाती है, तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। प्लांट मूवन, अब हाँ, जो हमारे पास पूरे पूरे हार्मोन्स हैं उनको पढ़ना है, जैसे कि एक ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, और एब्सिसिक एसिड, ये चार तुम्हें अपने पढ़ने हैं, उनके फंक्शन भी पढ़ने। फर्स्ट ऑक्सिन, ऑक्सिन मैंने बताया कि इनकी ग्रोथ करवाने के लिए, यानी आप शूट की, शूट को ऊपर ग्रोथ कर, लंबाई जैसे मेरी लंबाई है, मुझे और लंबा करना, सीधी सीधी ग्रोथ कौन करवाता है, ये करवाता है ऑक्सिन। जहां भी ग्रोथ करवानी ऑक्सिन को डाल दो, ऑक्सिन करवाएगा, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल लाइट, जैसे कि यहां पर अगर ये सीधा था, भाई इधर से लाइट आई तो सारी ऑक्सिन इधर शिफ्ट हो जाएंगी, और इधर ज्यादा करवा देंगी, उधर लाइट के लिए रिस्पॉन्स करवा देंगी, ठीक है। देखो, फोटोट्रोपिज्म इन मग बीन शीडिंग द शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि सनलाइट की रिस्पॉन्स पे जो कर रहा है, शूट ग्रो होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो इसके अपोजिट जा रहा होता है, जैसे इसके अपोजिट रूट नीचे ग्रो कर रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अब जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसकी इलोंगेशन, मतलब नोड्स पे भी इलोंगेट करवाता है, कहीं भी करवानी हो, ये जो नोड है यहां पर, यहां से इसकी ग्रोथ करवाएगा, नीचे से इसकी ग्रोथ करवाएगा। बम्बू का पेड़ देखा, तो ये जो ग्रोथ हो रही होती है वो जिब्रेलिन्स करवा रहे होते हैं, ये भी ग्रोथ के लिए ही काम करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स करता है। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब क्या हो गया, सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन
डायरेक्ट नाम से हमने क्लियर कर लिया कि सेल की डिवीजन होगी इसमें, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा, जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक कोई प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाएगा। तो सेल को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए साइटोकाइनेन लगता है सेल डिवीजन के लिए। अब ये देखो, ये एक सेल है, ये एक से दो बन गए, एक चुंगू से दो चुंगू बन गए, दो चुंगू से चार चुंगू। ये जो कर रहे होते हैं वो करवा रहे होते हैं। और ऐसे हमारा गुलाब का फूल, वाह वाह, गुलाब का फूल कब है? रोज डे। तुम लोग अगर ये फरवरी फरवरी में देख रहे होगे तो रोज का डे कब होता है बताना जरा कमेंट में। एब्सिसिक एसिड, ये अब भाई तुम कब तक बढ़ने रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। मतलब एक प्लांट, अब वो तुमने वो वाला नहीं देखा है कि एक बीज डाल दो वो आसमान में तक की ग्रोथ चल जाता है, फिर हम कहते हैं उस पर अगर बैग पकड़ लेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। उतना ग्रोथ ही नहीं करता भाई, कुछ समय बाद उसको रोकने के लिए कोई हार्मोन्स चाहिए, तो वो होते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इनहिबिट ग्रोथ एंड लीड्स टू, पत्तियों को झड़वाना भी इन्हीं का काम होता है। देखो ये पत्ती जो है सूखी और सूख के जड़ गई, ये वर्क कौन करवा रहा था? एब्सिसिक एसिड, ओके। कैन यू रिकलेक्ट द रोल्स ऑफ ऑल प्लांट्स हार्मोन्स? अब देखो एक बार में तुम्हें पूरा झुंड बता देगा, ठीक है। ये सबके बारे में लिखा है और सबके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ के लिए, बट ये ग्रोथ इनिबिट करेगा। तो ये सब जो है प्रमोटिंग है, ठीक है। ये तीन जो है वो प्रमोट करेंगे, बट ये प्रमोट नहीं करेगा, इनिबिट करेगा, ओके। अब लेट्स सी सम एग्जांपल, सम अदर एग्जांपल्स। जैसे कि ये तुम राउंड राउंड देखते हो कि एक, अगर बांस रख दो तो बांस के बगल में तुम पूरी वो बेल ऐसे ऐसे घूम के चिपक जाती है, तो वो भी जो होती है वो पी प्लांट शोइंग टेंड टेंड टिंड हो जाती है घूमते घूमते। ग्रेप की वाइन प्लांट शोइंग टिंडल, वो भी घूम जाती। तो ये भी क्या होती है कि ये रिस्पॉन्स करती है किसी टच या ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर ये देखो तुम, टच के लिए होती है, यहां पर ये जैसे इस पे टच करेगी ये घूमना घूमना स्टार्ट चालू कर देगी। और ये भी ऑक्सीजन के चक्कर में हो रहा होता है, ऑक्सीजन दूसरी साइड शिफ्ट होने जाता है, सेंसिटिव है तो ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा, दूसरी साइड ज्यादा ग्रोथ कराएगा, तो ऐसे ग्रोथ करा करा के दूसरे तक पूरा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द ट्रेंडल विच इज इन कॉन्टेक्ट बिकम्स स्लगलिश वेयर एज ग्रोथ इज फास्टर एट द अदर पोर्शन। और जैसे ये करता है वो ग्रोथ करना चालू कर देता है फास्टर दूसरी तरफ, क्योंकि एक तरफ छाई हो जाती है, रुक जाता थोड़ा सा ऐसा, इस चक्कर में डर जाता है मैं ग्रोथ करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, और दूसरी साइड कहता है नहीं मैं भागूंगा, तो इस चक्कर में घूमता 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 उसका पोजीशन ले लेता है, ठीक है। ये देखो है, उसकी तरफ गया और पूरा घूम घाम के चला गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रिंग इज कंट्रोल्ड बाय टू मैकेनिज्म। ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन का, वाह ह्यूमन का आ गया। अब ह्यूमन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या हमारे सिस्टम होते हैं, क्या कैसे कंट्रोल होता है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो दो चीज़ों से कंट्रोल होती है। एक तो हमारा पूरा ब्रेन सिस्टम जो है, ठीक है, यानी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है। और सेकंड चीज जो है वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे, दो चीजों से होता है, ठीक है। एक नर्वस सिस्टम और एक केमिकल्स कंट्रोल, इनको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये देख लो, ये जो तुम्हें हरी हरी पूरी दिख रही है ये नर्व है, ठीक है। ये ब्रेन है, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है पीछे से, जिससे पूरी नर्व गई है पैरों की, ठीक है। तो ये चीजें हमें अच्छी तरीके से समझनी है। सब नर्व सेल्स हैव स्पेशल टिप्स कॉल्ड रिसेप्टर। इन नर्व्स के ऊपर एक
अजीब प्रोटीन होता है, प्रोटीन से बना एक रिसेप्टर होता है जो कि हमारे सेंस करता है चीजों को, ठीक है। दे आर यूजली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है। तुमने अभी तक की ये तो पढ़ लिया था कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस हमें छोड़ के जितना भी ऑब्जेक्ट है वो हमें अफेक्ट कर रहा है, हमसे कोई हमारी बॉडी में चेंज ला रहा है, तो वो स्टिमुलस था। और उसके लिए जो हम अपने बॉडी में चेंज ला रहे हैं उसे बोलते थे रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये रिसेप्टर्स कितने टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट गस्टेट्रो रिसेप्टर्स, जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, यहां पर टेस्ट के लिए, ठीक है। अब थर्मो रिसेप्टर, थर्मो थर्मो का मतलब ही है कि हीट, ठीक है। तो हीट और कूल के लिए जो करेगा वो करेगा टच। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, अब तुम्हें खुद पता है कि शिवांशु सर ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी करते रहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। तो ऑल्फैक्टरी का मतलब था स्मेल, स्मेल जिसकी स्मेल हम सूंघ पाते हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी कि ये। और सेकंड फोटो रिसेप्टर, फोटो फोटो मतलब लाइट, लाइट लाइट के लिए हम जो रिस्पॉन्स कर पाए, यानी आई, आई पे प्रेजेंट होंगे, कहां गए, आई के लिए, अरे ठीक है। और फोनो रिसेप्टर, फोनो का मतलब हो गया सुनना, फोनो, फोनो और सुनो इस तरीके से याद रखो, सुनो फोनो, ठीक है। फोनो रिसेप्टर कहाँ, कान में प्रेजेंट होंगे। तो ये सब थे तुम्हारे रिसेप्टर जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि तुम्हें पढ़ना है और याद भी करना है, ठीक है। इन रिसेप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद हम लोग चीजें आगे करते हैं। अब ये रहा पूरा रिसेप्टर्स, अगर तुम पढ़ पाए हो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा, ठीक है, वो दो चीजों से बना है। पहला ब्रेन, ठीक है, ऊपर वाला, और दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे गई, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम बना है। और इन दोनों को हम बोलते हैं CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बना के बोल देते हैं CNS। तो ये सर जो नर्व गई हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सर से निकलती है पूरी। चलो अभी आगे आएगा, ठीक है। ये देखो आ गया कि नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमें होते हैं। इसमें CNS में कंसिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन, ठीक है, और तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आ गया। इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लाती हैं वो यहाँ से वापस ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में पूरी क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, वो सब यही सोचता है ब्रेन, ठीक है। कि तुम्हें तुम्हें आज स्कूल जाना है कि बारिश हो रही तो छुट्टी मार लेनी, ये कौन तय करेगा, ब्रेन। और भी ब्रेन के बारे में भी पढ़ना है हमें बढ़िया तरीके से। अब इसको हमने पूरे को बाहर निकाल लिया। अब ये तुम देख रहे हो यहां से अलग अलग प्रकार की नर्व गई हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है कि भाई तुमने हाथ उठाया तो तुमने ब्रेन से सोचा कि हाथ उठाना, और यहां तक की जो मैसेज ला रही है नर्व्स होती हैं, ठीक है। जो ब्रेन से नर्व निकलती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ये देखो। और फिर जो कि ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है, जो कि हमारे हार्ट, स्टमक, लंग्स इनको कंट्रोल करती है, वो ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक जो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी तीन टाइप्स की डिफरेंट थे, बट हमें पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब इसको कुछ याद कर लो, जिसमें से CNS जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके। ये तुम्हारा दिल, ये तुम्हारा पेट नहीं, हाँ ये तुम्हारा पेट,
और ये तुम्हारा लंग्स। ठीक है, देखो नर्व इज अ टिश्यू। भाई नर्व जो होते हैं उनको, नर्व हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे जब न्यूरॉन्स होते हैं उनको मिला देते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, यानी नर्व बन जाती है। बट उसकी सिंगल यूनिट क्या है भाई? न्यूरॉन। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ये देखो, नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड एज न्यूरॉन। और ये रही हमारे न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, ये अंदर से न्यूरॉन्स आर स्पेशल स्पेशलाइज्ड सेल कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स। यानी ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि फास्ट कम्युनिकेटिव सिस्टम बन जाता है तुम्हारा। इसलिए नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारा सबसे तेज कम्युनिकेटिव सिस्टम है तुम्हारी पूरी बॉडी में, क्योंकि ये जो अपना वर्क कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कर रहा होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को अगर तुम उसकी स्पीड क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 1 मिनट में वो तुम्हारे पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकती है। एक जगह से स्टार्ट हुई, पूरे वर्ल्ड का टूर करके 1 मिनट में वापस फ्लैश। समझ रहे हो? वहीं से स्टार्ट होता, पूरा घूम के वहां खड़ा हो जाएगा, वो भी 1 मिनट लगेगा उसे। तो हमें पहले इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से रट लो। कितना इंपॉर्टेंट? मम्मी पापा जितना इंपॉर्टेंट, तो तुम्हारी मम्मी पापा इस जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है। तो द सेंट्रल सेल, पहले ये जो यहाँ बॉडी दिख रही है इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, और इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हो। हाँ, अरे यार ये तो अपना रंग दिखा देता है, कहता है कि आपसे क्यों चलेंगे। ठीक है, साइटोन। अब ये जो बीच में इनके एक गोल गोल सब्सटेंस होता है, उन भाई साहब को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे अपना ब्रेन है वैसे इसके भी हर सेल का अपना एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये कंट्रोल करता है कि जो केमिकल्स आए हैं उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट करवाना है, वो ये बोलेगा। और ये बोलता है तो करना पड़ता है। ठीक है, ये घर के दादाजी हैं, करेंगे तो करना पड़ेगा। और ये जो ऊपर से ब्रांचेस आ रखी हैं उनको बोलेंगे डेंड्राइट्स। इनका वर्क होता है कि ये जो केमिकल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करो। आओ भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ। एकदम कटोरा लेके बैठे रहते कि केमिकल्स छिड़के, तुम भी आओ, अच्छा तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो इतनी बड़ी सब्सटेंस देख रहे हो कि यहां से ये पूरी यहां तक की गई, इसको बोले एक्सॉन। यहीं पर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा होता है। ठीक है, यहां से पूरा यहां तक की प्रोसेसिंग अराइजिंग फ्रॉम द एक्सॉन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहे होते हैं, बट फिर जैसे ही यहाँ नर्व एंडिंग पे आते हैं ये वापस से केमिकल्स बन जाते हैं, वो फिर वो डेंड्राइट्स में केमिकल्स छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा न्यूरॉन है वो फंक्शन कर रहा होता, चल रहा होता बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। कैसे हमारी न्यूरॉन जो होता है वो बॉडी से ब्रेन को मैसेज सेंड करता है, तो कैसे वो नहीं करता है। करता है कि नहीं करता है? देखो, तुमने इसको पकड़ा माउस को, ठीक है, जैसे अभी मान लो मैं इस पे टच करता हूं तो ये प्ले होता है। तो वैसे ही यहां पर ये जैसे ही क्लिक करता है फिंगर को, भाई मैसेज तो देना ही पड़ता है कि भाई क्लिक करना है। तो बट इतनी जल्दी हो रहा है, और हो क्यों रहा है वो भी तो समझना। मान लो ब्रेन ने ये प्रोसेस कर लिया कि हाँ उंगली को दबाओ, बट हम जो दबा रहे हैं वो दब क्यों रहा है वो समझना हमें। ठीक है, पहले हमने यहां से स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उस पर ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, और हमें ये सोचना है कि हमें यहां पर दबाना है। तो यहां से इंफॉर्मेशन गई। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज पिक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ डेंड्राइट्स। और इसकी फिंगर की डेंड्राइट से उसने मैसेज रिसीव करा कि मुझे दबाना है। ठीक है,
अब यहां पर कोई मसल है, ठीक है, ये मसल है, और मसल से ये क्या कनेक्ट है, न्यूरॉन, न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, फिर तीसरी न्यूरॉन, ऐसे कनेक्ट है। तो यहां पर इट सेंस ऑफ अ केमिकल्स रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स which travel from the dendrites to the cell body through the axon to its end। यानी यहां से वो इंफॉर्मेशन उसने ली और जाके जाके एक यहां से लेते लेते चेंज करता रहेगा और पूरा चेंज करते ब्रेन पे जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहां पर, और हाँ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स, ओके। और ये एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और फिर जो यहाँ पूरा फंक्शन हुआ था कि यहाँ से केमिकल्स आए, केमिकल्स आने के बाद इतनी पार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट हुए, और फिर यहाँ पर केमिकल्स बन गए, फिर इन केमिकल्स ने इनको दे दिया, और फिर इसने ये प्रोसेस चालू कर दी, ठीक है। दूसरी न्यूरॉन के उस पे डेंड्राइट्स पे जाएंगे, और ये मैसेज लेके वापस यहाँ पर आ गया, और यहाँ मसल्स पे आ गया। अब मसल्स क्या करेंगे, वो जो हार्मोन्स आए थे, जो कि केमिकल्स आए थे, वो अपना काम करवाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ये, एंड आर डिलीवर टू द मसल सेल्स और ग्लैंड्स। और ये जो यहाँ पर केमिकल्स आए, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा या तो रिलैक्स करवाएगा, जो भी हमें नीड होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो, हाँ, अब ये भी टॉपिक है तुम्हारे पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो वहां न्यूरॉन से मसल पे आ रहा होता है केमिकल्स, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द मसल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग, ठीक है। ये देखो, ये यहां से केमिकल्स निकले और ये स्पेशल सेल लगे थे, रिसेप्टर्स जिन्हें बोलते हैं। अब ये जो है, जैसे ही बाइंड करते हैं, ये चैनल अपना खोल देते हैं, खुल जा सिम सिम बोलता है, खुल जा सिम सिम, और अंदर सारे केमिकल्स जो आ जाते हैं। मसल सेल्स प्रोसेस स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टर द मसल। और जैसे बाइंड करता है, खोल देता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये केमिकल्स अंदर चले गए, और जैसे ही चले गए वो अपना काम कर देगा। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दब रहा है, इसी तरीके से अपनी पूरा यहाँ पर क्लिक होगा, ठीक है। अब देखो क्लिक कर पा रहा है ये, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर क्लिक कर पाया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स, कि कितने टाइप्स की अपनी नर्व होती है, ठीक है। जैसे तुम्हें पहले बता चुके हैं, क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल से निकलती हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और उसमें सेंसरी, मोटर, ये सब भी हमें अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। जैसे ये हमारी स्किन थी, स्किन की यहां से यहां तक की ब्रेन तक की जाने वाली नर्व, ठीक है, नर्व्स विच कंडक्ट impulse from the sense organ to the brain and spinal cord or cord as या सेंसरी न्यूरॉन होती है, ठीक है। इफरेंट जो कि ला रही होती, और इस न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और जो मैसेज दे रही होती, देखो लाने वाली को, जो आ रही है उसको ए से याद रखो, एफरेंट न्यूरॉन या तो सेंसरी न्यूरॉन, और जो जा रही होती उसको मोटर न्यूरॉन या तो इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, ठीक है, इफरेंट न्यूरॉन नर्व, ठीक है। इफरेंट नर्व इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, आ गया सेंसरी न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन से बनी रहती है। अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन है, और ये बाहर इसकी जो पूरी कवरिंग हो जाती है उसको एफरेंट न्यूरॉन बोल देते हैं। और सेम ऐसे ही इसका होता है, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो इफरेंट न्यूरॉन से बनी होती है, और अंदर मोटर न्यूरॉन होती है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अंदर क्या है, मोटर न्यूरॉन है। ये रहा तुम्हारा। अब क्या करेगा,
ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसका वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सेंस करेगा ऑर्गन्स को, कोई भी चीज बाहर की होगी उसको सेंस करेगा, उसको फील करेगा, और फील करने के बाद मोटर न्यूरॉन जो होती है वो उस पर रिस्पॉन्स करती है कि हमें उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करना, क्या चेंज लाना अपनी बॉडी पे। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, या तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में भेजेगी, या तो ब्रेन के पास है तो वो डायरेक्ट अपना ब्रेन प्रोसेस कर लेगा, ब्रेन से जो नर्व निकली है उस पे गया। ठीक है, द इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स सिस्टम परफॉर्म्ड बाय डिसीजन मेकिंग, और इनका सब, और जो फंक्शन लेना होता है, मतलब भाई मैसेज लेके आई और वहां तक ही ब्रेन तक ही पहुंचाया, तो इसका वर्क ब्रेन के पास पहुंचाने का मकसद क्या था, तो इसका मकसद था कि थिंक कर पाए कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या किस तरीके से मैं बचूं, या तो मैं हंसूं, या तो मैं गाऊं, या तो मैं रो, क्या मुझे करना है, वो ये समझ पाते हैं कि सेंस ऑर्गन्स ब्रेन के पास भेज देते हैं। ओके, एसोसिएशंस न्यूरॉन्स, तो ये था तुम्हारा पूरा, ये थ्री कैसे वर्क करती हैं, वर्किंग हमने तुम्हें समझा दी। भाई देखो, तुम्हें किसी ने पिन चुबाया, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस बाहर से आया तुम्हारा, ये मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने कुछ भी सोचा समझा, उसके लिए रिस्पॉन्स करा कि यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन ने पूरा फंक्शन करा दी, और यहाँ पर आके वो मोटर न्यूरॉन ने अपना फंक्शन करवा दिया कि भाई भागो वहाँ से, कुछ तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें दर्द दे रही हो, दर्द दे रही तो कॉन्ट्रैक्ट करो, भगाओ उसको वहाँ से, ऐसे हम अपना हाथ हटा लेंगे और अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। ठीक है, हैं फिर से आगे क्या, चलो हट गए। वॉट वुड यू डू वेन, क्या क्या, when you see a motor car coming toward you, or when you see something delicious, or suddenly you hear a loud noise, if you doctor gives a jerk on the knee, यानी जब तुम्हारा डॉक्टर होता है और तुम्हारी हड्डी टूटी होती, जब पैरों में नहीं कहते हो कि अरे सर डॉक्टर साहब मर रहे हैं, जरा देखिए क्या हो गया, तो डॉक्टर क्या है, थोड़ा सा अपना लकड़ी वाला हथौड़ा लाता है और तुम्हारे मारता है, और जैसे वो मारता है तुम्हारे अंदर पेन होता है, पेन, ठीक है, और तुम क्या करते हो, क्या करते हो, डायरेक्ट मारते हो ना डॉक्टर के, और तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन जाग जाता है, मतलब तुम अपने माइंड को प्रोसेस नहीं कर पा पाते हो उस समय, कि जब तुम्हें पेन हुआ अचानक से, तुम ये नहीं सोच पाते हो कि सामने कौन बैठा है, तुमने धर दिया, समझ रहे हो। लेकिन टीचर के साथ ये नहीं होता है, टीचर भले जितना कूट ले, हमारे रिफ्लेक्स नहीं आता थे हमारे, हम तो उसको मार ही नहीं पाते हैं टीचर को, समझ रहे हो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। ये होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो चीज़ों को स्टोर करता है, स्टोर करता है, और हर ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग रिस्पॉन्स निकालता है। जैसे सडनली तुमने कार देखी, तो या तो तुम आगे पीछे भागोगे तेज से, ठीक है, बहुत तेज आ रही, तो तुम आगे तेजी से भाग सकते हो या पीछे भाग सकते हो, ये चीजें होती हैं। तो ये क्यों हो रहा होता है वो है हम लोगों को आज समझना है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, आउच करते हो, आउच, आउच नहीं, धर दिया जाता है। कैन वी कंट्रोल आवर रिएक्शन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, क्या हम इन सिचुएशन में अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं, मतलब कार आ रही है, आ, आ, आ रहा भाई, ऐसे करते हो, अरे भैया कार आ रही भागो, ये करते हो ना। या तो तुम्हारी मम्मी, अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब तुम घर पे बैठे होते हो, ठीक है, और तुम गेम खेल रहे होते, तुम फोन चला रहे होते, तुम रील देख रहे होते, और बाय चांस उस समय पापा की बाइक की आवाज तुम्हें सुनाई देती है, तुम क्या करते हो, फोन फेंकते हो साइड में, फटाक से कॉपी उठा के बैठ जाते हो, पापा को दिखाते हो, आज तो मैं पढ़ रहा हूँ, 1.5 घंटे से पापा मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पापा फोन चला लूं, मैं पापा खा लूं, पापा बेटा मेरा पढ़ रहा, बेटा जाओ तुम खा लो, और मैं पापा को, पापा गर्व फील कर रहे, बेटा उल्लू बना रहे हैं, वो अलग है।
लेकिन पापा तुमसे बड़े वाले, उन्हें पता है कि तुम अभी बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे घर पे एक माता श्री हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन पापा को देती हैं। ठीक है, पूरा गेम प्लानर माता जी होती हैं। फिर कहती है लल्ला बाबू बच्चा मेरा प्यार से। तुम स्ट्रेटेजी देख रहे हो, और उसके बाद जब तुम फ्यूचर में बड़े कामयाब होते हो, ये जो एफर्ट्स होते हैं माँ बाप के, यही तुम्हें याद आते हैं कि अगर पापा ने उस समय तुम्हें डांटा ना होता या मामा ने तुम्हें मारा ना होता, तो तुम आज उस लायक नहीं बन पाते जिस लायक तुम हो। ठीक है, तो ये अच्छा होता है। बात करो मम्मी पापा से, कोई दिक्कत होती कभी भी, हमेशा, भले वो ना समझे, एक बार बात करो, दो बार बात करो, तीन बार बात करो, लेकिन बात हमेशा करो। ठीक है, एक बार ना, सब लोग समझते हैं किसी ना किसी, कोई चीज भाई, उनकी नजर में कोई चीज गलत है, तुम्हारी चीज नजर में वो चीज सही है, तो तुम्हारी नजर में वो चीज क्यों सही है उनको एक्सप्लेन करो कि भाई मेरी नजर में ये चीज क्यों सही है, वही बताओ। वो हालांकि वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है जीवन में, तो वो कई चीजें जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ये तुम्हारा एक कैंडल रखी है, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं बढ़िया वाले। जैसे एक ही कैंडल रखी है, इसको तुमने टच करा, और टच करने के बाद तुरंत अपना हाथ फटाक से हटा लेते हो। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि ये गरम है हटाओ, गरम है, नहीं कहता है, अरे हटाओ हटाओ, गरम है, पीछे फटाक से अपना हाथ हटा लेता। अच्छा, करना नहीं, लेकिन सोचना और कर भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तुम हो, ठीक है, यानी कोई एक ऐसा एडल्ट और एक बच्चा, तुम दोनों लोग जो हो, अब तुम अपनी उंगली इस कैंडल के ऊपर रखोगे और तुम बच्चे की उंगली कैंडल के ऊपर रखोगे, तो दोनों में से पता है ज्यादा देर तक की कौन उंगली रख पाएगा? वो बच्चा रख पाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी उसको यही नहीं पता होता है कि जो हमारे पास हीट है, जो ये नया ऑब्जेक्ट है, वो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स क्या करना होता है, हमें कब हटाना होता है। तो ये ब्रेन प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद वो अपना फाइनली कर पाता है। बट हम लोग जो होते हैं वो एक बार हीट झेल चुके होते हैं, एक बार दर्द झेल चुके होते हैं, उसके बाद हमें वो याद आ जाता है कि हमें ये करना होता है। जैसे तुम्हारा अगर एक बार दिल टूटेगा, तो तुम अगली बार दिल टूटवाने से पहले 50 बार चीजें सिक्योरिटी रखोगे, समझ में, स्टोर कर लोगे कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी जीवन में। ठीक है, इफ ही डजेंट थिंक अबाउट द पेन देन वॉट, अगर वो ये नहीं सोचेगा कि पेन हो रहा है, तो एक्चुअलिटी में होगा क्या, समझ रहे हो, वो हमें समझना है। यहां ये कैंडल रखी है, ठीक है, अब ये कैंडल में जो हीट है वो ये टच कर रहा है, टच करने के बाद जैसे ये हीट सेंड करेगा, तो इसको ये तो पता चल जाएगा कि मान लो पेन नहीं हो रहा, मतलब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट उसने टच कर लिया। अब जब वो टच कर रहा है, वो अगर हमारी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचा रही है, हमें हार्म कर रही है, तो हमें वो दिक्कत आएगी उससे। जाहिर सी बात है कि यहां पर ये कुछ टिश्यू जो हैं वो बर्न हो रहे होंगे, मतलब खत्म हो रहे होंगे। तो अगर ये मैसेज ब्रेन के पास नहीं पहुंचेगा, तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी बॉडी। ठीक है, मान लो तुम्हें आग लगी है, तुम्हारे सारे, तुम्हें फील नहीं हो रहा कि तुम्हें आग लगी, पेन हो रहा है, पेन फील ही नहीं हो रहा, और पूरी बॉडी में सेल्स तुम डैमेज हो रही, तुम्हारी पूरी बॉडी ऐसे ही तबाह हो गई। तो पेन जो हो रहा है तुम्हें, जो तुम्हें बुखार आ रहा है, ये सब चीजें आना तुम्हारे लिए, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना, ये बढ़िया चीजें होती। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम जो है वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करती है, सब पता लगा लेती है कि भाई इधर दिक्कत है, इधर से अपना हाथ रिमूव करो, वरना हमारे सेल्स जो हैं वो बर्न होना चालू कर जाएंगे और पूरी उधर के जितने सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर इसने यहां पर टच करा, टच करने के बाद मैसेज कहां गया, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, इंपल्सेस विल जनरेटेड एंड ट्रेवल थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये यहां से ये रेड रेड जो देख रहे हो, ये रेड रेड वो सेंसरी न्यूरॉन, वो कहां गई, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये स्पाइनल कॉर्ड यहां पर ब्रेन के पास भेजेगा सिग्नल कि भाई यहां पर क्या करना है। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो, इनके बीच में, इस सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक इंटर न्यूरॉन होती है, जिसको हम लोग
रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब ये इंटर न्यूरॉन फटाक से हमारा ये सेव रखती है, जैसे पहली बार अगर बंद हो गए तो ये मैटर सेव रखती है कि भाई अच्छा जले थे, इसको जल्दी जल्दी फंक्शन करवाना है, ठीक है, ब्रेन के पास सेव रहता है सब चीजें। और ये तुरंत मोटर न्यूरॉन पे मैसेज सेंड कर दे कि भाई अपना हाथ जो है तुम्हें हटा लेना है फटाक से, वरना क्या होगा। अब ये देखो यहां से ये मोटर न्यूरॉन पे मैसेज आ गया और वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो द नर्व्स दैट डिटेक्ट पेन आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द मसल्स। और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, और जैसे ही कोई हार्म वाली चीज होती है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही होती है, तो वो हम डाटा स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद हम तुरंत उधर से अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि मसल्स जो हमारी होती है वो वहां पर फटाक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। मोटर न्यूरॉन का काम यही है कि फटाक से काम करवाओ, वरना सटैक से तुम्हारी लंका लग जाएगी, ठीक है। हेंस द क्विक एक्शन विल बी कंप्लीटेड क्विकली, ठीक है, और हमारा जो एक्शन होता है वो बहुत तेजी हो जाता है। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीटिंग इन अ बंडल सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड वेयर रिफ्लेक्स एक्शंस आर फॉर्म्ड। और जो हमारी बॉडी से, चाहे वो हम पैर की बात करें, चाहे वो हम अपने हाथ की बात करें, चाहे वो हम अपने हार्ट की बात करें, ये सब जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे अटैच होती है, जो कि वर्टेब्रे के अंदर होती है। तो हमें ये समझना होगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, फिर ब्रेन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, और ब्रेन के जितने पार्ट हैं उनके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। आ गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है वो सुनो। ऐसे एक्शंस जो कि हम लोग तेजी करते हैं, जो कि स्टोर करके बहुत फास्ट एक्शन करते हैं विदाउट थिंकिंग, कि हमें सोचना नहीं पड़ता है, और वो होते ही हो ही जाते हैं हमसे। जैसे तुम्हारी आंख ब्लिंक होना, तुम ऐसा 1 घंटे तक की अपनी विदाउट आंख ब्लिंक करे ऐसे रह ही नहीं सकते हो ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। या तो किसी ने तुम्हारा चट्ठा मारा, तो तुमने उसको घसीट के चट्ठा मार दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं। जैसे हाथ, जैसे तुम्हारा हॉट पे लगा था, तुमने वापस हटा लिया अपना हाथ, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है तुम्हारा। ये सब के सब कैटेगरीज तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन perhaps evolved in animals because the thinking process of the brain is a bit slow। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रेन का भैया वो स्लो होता है। तो ये क्या करता है कि भाई हम बार बार प्रोसेस ना करके हम एक बार उसको स्टोर कर लेंगे डाटा। स्टोर करने के बाद जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें दिक्कत होती है, तो हम वो डाटा को स्टोर करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। बार बार उसको बनाएंगे नहीं, उस पर मेहनत बार बार हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा बढ़िया सा दिमाग जो कि तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। इतनी सारी प्रोसेस होती, वो हमें समझना है कि इतनी सारी ये जो प्रोसेस होती, कौन सा सिस्टम कहां पर होता है। अब फाइनली हम लोग अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, हर एक जो टॉपिक है उसको डिटेल में समझेंगे और बढ़िया तरीके से फिनिश कर देंगे। और फिर मैं गारंटी दे रहा हूं, अब ये जो तुम पढ़ोगे ना, मजा आने वाला है। मजा के साथ तुम्हें यही इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा, क्योंकि तुम देख ऐसे रहोगे मूवी की तरह, और हर चीजें इतनी रिलेट होते चलेंगी ना कि तुम कहोगे सर ये तो हमारे जीवन में हो रहा है, ये तो हमारे जीवन में हो रहा है, और हर चीजें बढ़िया तरीके से समझते चलोगे, ओके। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग CNS बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तुम ये देख रहे हो ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर मिला दे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। हाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो हम लोगों को अब समझना है कि कैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेन की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, वो क्रेनियम होती है, जिसको स्कल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्कल स्कल चिल्लाते हैं, वो क्रेनियम होती है। अब इसके अंदर यहां पर इसके जस्ट नीचे एक
लेयर पाई जाती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये देखो मेनिंजेस बोलते हैं, इसके जस्ट क्रेनियम के जस्ट नीचे लेयर पाई जाती है। अब प्रोटेक्शन के लिए, अब ये रहा हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा कम है, लेकिन तुम जब पेपर में लिखने जाओगे ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिखना पड़ेगा ब्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक दो पॉइंट जो है तुम्हें याद करने पड़ते हैं और एक दो चीजें और लिखने, जिससे कि तुम्हारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और टीचर ये सोचेगा कि बच्चा जो हमारा वो ज्ञानी है, वो जीनेक्स एकेडमी से पढ़ के आया है और वो बढ़िया तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेगा, तो इसको फुल में फुल नंबर देने ही देने हैं। ओके, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये किससे प्रोटेक्ट होती है, किसके अंदर होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। ठीक है, कैविटीज प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर नोन एज वेंटिकल्स। और यहां पर ये जो कैविटीज प्रेजेंट है इनको बोलते हैं वेंटिकल्स। ठीक है, और फिर और ये जो वर्टिब्रल इसके बीच में ये गैप है इसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। लंबी लंबी देख रहे हो ये वाइट वाइट कलर की पूरा, इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और यहां पर एक जितना वाइट वाइट आइटम इधर ऊपर देख रहे हो, यहां पर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये इसका काम ये होता है कि ये जैसे तुम्हें किसी ने गुद्दा मारा या तुम्हें मुक्का मारा सर के ऊपर, तो ये जो मैकेनिकल शॉक आता है ना, इसको अपने अंदर शोक लेता है और बचाता है हमारे ब्रेन को डैमेज होने से। ठीक है, देखो ये जो जितना भी नीला नीला आइटम तुम्हें दिखा है ये तुम्हारी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ओके, ये देखो फंक्शन, नरिशमेंट यानी कि बालों को तुम्हारे, सर को तुम्हारे नरिश करता है। ठीक है, सूखने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, और भाई प्रोटेक्शन तो करेगा, प्रोटेक्शन बाय एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक। ओके, अब कुछ चीजें और समझनी धीरे धीरे की, जैसे ये जो ब्रेन है और ब्रेन से जो सारी नर्व निकली हैं उनको क्या बोलते थे हम लोग, क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते थे, क्रेनियल नर्व्स। यानी ये जितने हैं, तुमने देखा होगा कुछ लोग अपने कान को ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग भौएं, एक आंख ऐसे एक आंख ऐसे करते हैं, एक आंख ये एक भौएं उधर के उठाते हैं, एक भौएं इधर के, कुछ तो नाक भी दबा लेते हैं। तो ये जो ब्रेन से आ रही नर्व ये इन सबको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, किसी की कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो कान से ज्यादा बढ़िया है, किसी की कान से कोऑर्डिनेशन कम है। तो ये सब डिपेंड होता है कि तुमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, कितना ज्यादा अपना कोऑर्डिनेशन जो है ब्रेन से अच्छा बैठा रखा है। ठीक है, तो ये होती है क्रेनियल नर्व। ऐसे ही भाई तुम्हारी जो स्पाइनल से नर्व आएंगी जो कि तुम्हारे हाथ पैर और भी जितने ऑर्गन है उनको कंट्रोल करेगी, तो वो सब बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से देखो, जैसे स्पाइनल का ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और ऐसे ही याद रख लेंगे स्पाइनल से स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स ये आ गई सारी तुम्हारी जितनी कोऑर्डिनेट होंगी। तो ये और इन दोनों को मिला दो भाई, इन दोनों को मिला दो, तुम्हारा बन जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बन जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स को मिला देंगे तो बन जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ओके, जैसे अब ये देखो वही बता रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है हमारी पूरी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है। जैसे तुम्हें भागना होता है, तुम्हें क्लैप करना होता है, ठीक है, तुम्हें खेलना होता है, ये सब जो होते हैं वो ये कंट्रोल करते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे तुम्हारी दिल को धड़काना, तुम्हारे ब्रीथिंग करवाना, ये सब किसका काम होता है, डाइजेशन करवाना, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब कौन कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। अब जो ब्रेन है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। ठीक है, क्या बोला, ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो येलो येलो कलर का, ये है फोर ब्रेन, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, ड्रम नहीं, ब्रम। ब्लू ड्रम याद है तुम लोगों को, अभी कुछ महीने पहले बहुत ट्रेंडिंग में था, लड़कों के लिए तो हानिकारक था वो ब्लू ड्रम। अगर लड़की लिख देती है कि ब्लू ड्रम है मेरे पास, तो लड़के कहते हैं कि माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, अब आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और गलती हो भी नहीं तब भी वो माफी मांगेगा, क्योंकि ब्लू ड्रम का इतना ट्रेंड है अपने इंडिया में। समझे, ट्रेंड क्या कहते हैं, खौफ बोलते हैं उसे। ठीक है, खौफ है। तो ये था सेरेब्रम, और फिर ये आता है बीच वाला पार्ट जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड में है तो बीच में है तो मिड ब्रेन, और उसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, ये सब हमारा जो ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जो फोर ब्रेन है, जो कि ये सेरेब्रम है, इसके अंदर हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम होता है, तो प्यार से हम इसको सेरेब्रम भी बोल देते हैं, ड्रम नहीं, ब्रम, ब्रम। ठीक है, एंड इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी तुम जो सोचते हो, तुम जो लिखते हो, जो तुम बोलते हो, और जो तुम क्या कहते हैं, अरे उसको क्या कहते हैं भाई, हाँ, किसी के साथ मिलना, उठना, बैठना, जो सोचते हो वो भी यही करवा रहे होते हैं। दिल फर्जी में बदनाम है, करवा कौन रहे होते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन, हाइपोथैलेमस। और तुम्हारी जो मैथ भी कमजोर होगी ना, वो भी इन्हीं चक्कर में होती है। ठीक है, एक यहाँ टेम्पोरल एक होती है, ठीक है, इसी का पार्ट होता है सेरेब्रम का, तो वो तुम्हारी कैलकुलेशन कंट्रोल करती है, और अगर जिसकी एक टेम्पोरल सही नहीं होता, उसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं सही होती है। ओके, तो सर आप तो पर्सनल हो रहे हैं, ये मत करिए सर प्लीज, है। अब देखो, ये तुम्हारा सेरेब्रम है, तुम भाई जो सोचते हो, तुम जो मूवमेंट करते हो, तुम जो टच करते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम बोलते हो, ये सब कौन करता है, तुम्हारा ब्रेन करता है। ठीक है, सेरेब्रम करता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, मिड ब्रेन। अब ये देखो, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो होते हैं, ये तुम्हारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और वो तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि हिंड ब्रेन के बारे में बात करें, ये जो हिंड ब्रेन होता है, ये सेरेब्रम बेलम, वो ब्रम था, वो ड्रम था, और ये बेलम है, बेलम, बेलन, बेलन। ठीक है, बेलम, बेलन। तो ये जो बेलन है तुम्हारा, ये क्या करेगा, ये बेलन तुम्हारा बैलेंस करेगा, तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को बैलेंस करवाएगा। तुम खड़े हो, तुम दौड़ोगे, तुम जो साइकिल चलाओगे, तुम जो बाइक चलाओगे, वो जिसका बढ़िया, जितना अच्छा सेरेबेलम एक्टिवेट होगा, वो उतना अच्छी ड्राइविंग, वो उतना अच्छा वॉक, वो उतना अच्छा वो कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है सर, जो दारू पी लेते हैं, तो दारू पीने के बाद उनका सेरेबेलम जो होता है वो हिल जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो दारू पी लेते हैं उनका सेरेबेलम हिल जाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो उतनी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, इसका वर्क ये होता है कि जो तुम वोमिटिंग होती कभी कदार, तो वो भी इन्हीं चक्कर में, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो वो बता रहा, सेरेबेलम जो है तुम्हारा बैलेंस, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, इन सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये तुम्हारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शंस लाइक, जब तुम ब्रीथ कर रहे हो, जब तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जब तुम छींक रहे हो तेजी से, ये देखो शैतान बन जाता है, बढ़िया कूट सा है। अभी देखो, तो उसने स्नीज जैसे करता, वो उनका लंका लग जाती है, मतलब डेंजरस बन जाता है। अब इसके बाद ये तो रहा तुम्हारा भाई पूरा कि क्या किसका फंक्शन होता है, क्या क्या वो कैसे कर रहे होते हैं। यहाँ तुम्हारा ब्रेन, और ब्रेन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हमें पढ़ने क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम देख रहे हो यहां पर जो तुम्हारा, हाँ, ये जो तुम्हारा लेफ्ट है, लेफ्ट पार्ट, इसमें
186 मिलियंस न्यूरॉन ज्यादा होते हैं तुम्हारे राइट वाले से, ठीक है, मोर। ये देखो 186 मिलियंस मोर न्यूरॉन लेफ्ट हेमीस्फेयर में, ठीक है, कंपेयर टू राइट हेमीस्फेयर में। पहला फैक्ट ये पता चला। अच्छा 186 मिलियन, सोच रहे हो कितने ज्यादा हो गए। अब हमारे में जो ब्लड फ्लो करता है वो 750 से 1000 ml हर मिनट में ब्रेन में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। कितना? 700 से लेके 1000 ml ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्रेन एवरी मिनट। और ब्रेन कैन स्टे अलाइव फॉर 4 to 6 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन, आफ्टर दैट सेल्स ब्रिंग्स टू डाई। हमारे सेल्स जब मर जाते हैं उसके बावजूद भी हमारा जो ब्रेन है वो 4 से 6 मिनट तक की जिंदा रह सकता है। यानी कि आदमी जब एक ऐसी कंडीशन में पड़ा है जिसमें वो मरा है, वो ये सोच सकता है कि उसके अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं वो सुन ना होता कि मैं मर गया, मैं ये क्या। वो आखिरी पलों में अपनी खुशी की पल सोच सकता है 4 से 6 मिनट तक की। तो तुम जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई सडनली मरा है तो तुम उससे ये नहीं बोल सकते अच्छा हुआ मर गया, ठीक। वो भी वो चीज सोच रहा है, फिर भूत बन के तुम्हारे पीछे आ जाएगा, ठीक है। भले तुम्हारी कितनी भी दुश्मनी हो किसी से भी, लेकिन हमेशा अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना है, इंसानियत नहीं मारनी है, ठीक है। अब आइंस्टीन के बारे में समझो। हम लोग जो होते हैं, हम लोगों का जो दिमाग है वो बड़ा होता है, ठीक है, और मतलब वेट में जो वेट होता है हम लोगों के ब्रेन का वो बड़ा होता है। इन भाई साहब मतलब इन सर जी का जो दिमाग है वो एक एवरेज ह्यूमन के ब्रेन से कम था। और ये इतने नॉलेज वाले आदमी थे भाई, मतलब इनके पास दिमाग कम है बट नॉलेज दबा के भरी थी। उन्होंने अच्छी तरीके से अपने ब्रेन को यूज करा, और हम लोग अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। वही लिख रहा है देखो, आइंस्टाइन ब्रेन्स वेट 1230 ग्राम, ठीक है, 1230 ग्राम। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1300 to 1400 होता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ऑफ 2 टाइप्स। एक तो नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, एक केमिकल कंट्रोल समझना है। देखो नर्वस सिस्टम तो अभी तक की हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन केमिकल कंट्रोल हमें पढ़ना बाकी है। यहां समझो, ये देखो ये पूरा तुम्हारा क्या है, नर्वस सिस्टम। ये पूरा तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व इंपल्स जनरेट होती है। नर्व इंपल्स कैसी होती है, फास्ट या स्लो, फास्ट या स्लो। सबसे फास्ट कम्युनिकेटिव सिस्टम है अपना नर्वस सिस्टम, तो ये क्या होंगी, फास्ट होंगी, ठीक है। और ये क्या होती है, ये ग्लैंड्स होती है जो कि केमिकल्स या तो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। और ये दोनों जो है वो एक साथ चलते हैं, बैलेंस में चलते हैं, कि ऐसा नहीं है वो अलग चल रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, वो अलग फंक्शन कर रहा, नहीं। दोनों चीजें एक साथ चलती, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चलती कि भाई तुमने ये हार्मोन्स रिलीज करवाना है तो ये चीज होगी, तो ये चीज हम कर देंगे, ये चीज तुम कर दो। बारी बारी सब अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। देखो हार्मोन्स रिलीज कराया और पूरी बॉडी में फ्लो कर गया, जहां जहां उसको नीड थी वहां कर दिया। बोथ सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, दोनों सिस्टम अपना परफेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी एक्टिविटी लाइक दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, खाना पीना, ठीक है, ये सब एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ये दोनों एक साथ। अब इनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो नर्वस सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, तो ये क्या करते हैं, केमिकल्स, एंडोक्राइन सिस्टम जनरेट्स हार्मोन्स। अब इसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सबसे तेज थे, तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि ये फास्ट कम्युनिकेटिव सिस्टम है, ये स्लो और लॉन्ग लास्टिक है। इसका जो ये बहुत तेज होता है और इसका एक्शन जो है वो स्लो है, बट इसका एक्शन जो है वो स्लो है और लॉन्ग लास्टिक है, काफी देर तक की चलता है। और इनका बहुत तेजी होते ही और बहुत कम समय में खत्म हो जाता है।
ठीक है। नर्व इम्पल्सेस आर रैपिड, आर यूजली शॉर्ट ड्यूरेशन, बट ऐसे उसमें नहीं होता। हार्मोनल एक्शन इज मच स्लोवर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ये हमारी कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। देखो, इंडोक्राइन सिस्टम का अगर हम इंडोक्राइन की डिफिनेशन पढ़ना चाहें तो इंडोक्राइन सिस्टम को मतलब ये होता है कि ये मान लो तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी ग्लैंड ने इस पे हार्मोन सीक्रेट करे, ठीक है, यहां मान लो कोई ग्लैंड है, इसने हार्मोन सीक्रेट करे और ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स पे बारिश कर दे रही है, ठीक है, किसी ट्यूब से नहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और जिसको अगर ट्यूब की मदद से इस पे आ रहा होता तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये देखो हो गया। अब देखो, हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स, कैसे होता है वो हमें आज समझना है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में स्क्वायरल का एक्सपीरियंस शेयर करा गया है कि स्क्वायरल जो होती है अगर उसके ऊपर कोई खतरा आ जाए तो वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती है कि वो तेजी भागना, उसको भागना है या फाइट करनी है, किस तरीके से करना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे ये कुत्ता, कुत्ता नहीं बोलने का, डॉग, डॉग बोलने का, वो भी अच्छा वाला डॉग, ठीक है। इसने देखा इस गिलहरी के पास टेंशन आ गई कि भाई आ रहा है, अगर नहीं भागे तो इसका आज हम शिकार बन जाएंगे, ठीक है। तो वही बोलते हैं व्हेन स्क्वेरल एक्सपीरियंस अ स्कैरी सिचुएशन, यानी डरावनी सिचुएशन जब वो देखती है तब वो अपनी बॉडी को भागने के लिए, लड़ने के लिए और भागने के लिए कैसे तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, ठीक है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, यानी इसके लिए भागने के लिए या तो लड़ने के लिए, दोनों के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। चाहे हमें उसको मारना हो, चाहे हमें वहां से भागना हो, दोनों चीजों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो मैनी टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेट टुगेदर इन दीज एक्शंस, और एक साथ टिश्यू जो होते हैं वो फंक्शन करने लगते हैं और वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं बहुत तेजी तेजी। और ये क्यों कर रहे होते हैं वो भी हमें समझना होता है। टू अल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग और रनिंग आर क्विट डिफरेंट, यानी कि फाइट करना और दौड़ना दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। दौड़ने में हमारे पैरों को ज्यादा चाहिए होगी एनर्जी कि भाई भागो, और लड़ने में हमारे हाथ को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कंपेयर टू पेयर, क्योंकि हाथ से ही तो मुक्का मारोगे तो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी तो तभी मार पाओगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बॉडी शुड प्रिपेयर फॉर आइडियल एक्टिविटी इन सच केसेस, ऐसे केसेस के लिए हमारी बॉडी जो होती है वो खुद को तैयार कर लेती जब भी हम स्कैरी सिचुएशन देखते हैं, यानी डरावनी सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमें डर लगता है, ठीक है, उस सिचुएशन में। और ये कैसे होता है वो हमें समझना है। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ नर्वस सिस्टम होगा, तो तब भी प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। मान लो ये जो है कि एक सिर्फ नर्वस सिस्टम चल रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम नहीं हो रहा है, तो भी दिक्कत आएगी। अभी क्यों आएगी वो समझना, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो है, ये ऐसे ऐसे पार्ट्स में वो नहीं पहुंच पाएंगे सिग्नल्स जहां पर पहुंचाने होते हैं, वहां पे मान लो हार्मोन्स पहुंचाते हैं, बट यहां पर हार्मोन्स है ही नहीं, इंडोक्राइन सिस्टम है ही नहीं, तो वो वहां पूरी तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच। इफ द बॉडी डिजाइंड रिलाइड ओनली केमिकल्स, यानी कि सिर्फ वो अगर केमिकल्स पे डिपेंड होती तो क्या होता, ठीक है, तब भी हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होंगे वो भी लिमिटेड जगह तक की जा पाएंगे, और इनकी जो फंक्शनिंग है वो तो देखो ये क्या करते हैं कि देर तक की टाइम लेते हैं, पहुंचने में टाइम लेते हैं, और प्लस काफी देर तक की इनका फंक्शन होता है। तो जब तक मान लो तुम्हारे पास अगर शेर आया, तुमने देखा, और इंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है अभी कि तुम्हारे में सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम है, तो वो हार्मोन्स धीरे धीरे रिलीज करवा रहा है, तब तक तुम्हें शेर आके खा लेगा, तुम्हारा काम लग जाएगा, तुम्हारा 65 हो जाएगा काम। तो वो चीज
नहीं करनी, तो उससे भी दिक्कत होती। यहाँ पर देखो ये भी लिमिटेड हो गया यहाँ पर चीजें, ठीक है, और स्लो भी हो गया। बट अगर यहां पर दोनों चीजें हों, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, तब क्या होगा, तब बढ़िया चीजें चलेंगी। तब हम ये भी सोच पाएंगे कि हमें किधर से भागना है, और हम भागने में एनर्जी भी अपनी लगा पाएंगे, दोनों काम एक साथ कर पाएंगे। दोनों को एकदम जोड़ दो और बढ़िया से सब हार्मोन्स और नर्व इम्पल्स आपस में बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। देन द सिग्नल्स वुड रीच ऑल सेल्स बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंज नीडेड, ठीक है। और ये सिर्फ इनके में नहीं होता, अपने में भी होता है, और हमें अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी सारे एनिमल्स में यही चीज़ें होती हैं। और न्यूरॉन्स के बारे में बताया तो इसका जो साइज होता है वो 1 मीटर तक की भी हो सकता है, मैक्स 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लंबा। पतला तो थिकनेस तो बहुत कम होगी, बट लंबाई की बात करें तो 1 मीटर लॉन्ग तक की हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था न्यूरॉन के बारे में, वो बता दिया। अब ह्यूमन के बारे में जो सीक्रेट होती हैं जितना भी, उन सबको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंडोक्राइन सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर ऊपर जो तुम्हारी ग्लैंड पाई जाती है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके बीच में जो पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस जो होती है वो सुपर मास्टर ग्लैंड होती है, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। यानी इसको अगर हम समझना चाहें तो ये घर के दादाजी होते हैं, ये सबको कंट्रोल करेंगे, चाहे तुम्हारे पापा हो चाहे तुम खुद हो। ये तुम इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, दादाजी। और दादाजी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि सुपर मास्टर ग्लैंड, अभी यहाँ पर है नहीं, बट ये चीज थी, उसको याद कर लो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, ये बीच में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की होती है और यहाँ गले के पास पाई जाती है, ठीक है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में तुमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है, पैनक्रियाज बाई डक्ट भी सीक्रेट करती है, और ये साथ में एक्सोक्राइन भी करती है। यानी ये एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी, ये दोनों ही होती है। ऐसी एक ही ग्लैंड है अपने अंदर जो कि दोनों इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दिखा रही होती, ठीक है। और किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये ओवरी होती है फीमेल्स में, हम लोग में टेस्टिस होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं। ये रहा ग्लैंड जो कि तुम्हारे क्लास 10th में चैप्टर में हैं। उनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या फंक्शन करते हैं, इनमें से बीमारी क्या होती है, अगर ज़्यादा कम हो जाए तो बीमारी क्या होती है, ये हमें पढ़ना। और कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि क्वेश्चन बन चुका है पिछले साल, ठीक है। देखो समझते हैं, जैसे ये एक लड़का है, उसने शेर को देखा। अब जैसे शेर को देखा, ये पहले, इससे पहले इसका फंक्शन सब नॉर्मल चल रहा था कि भाई ठीक है हम ऐसे ऐसे हैं, हम खेल रहे। बट जैसे लॉयन इसके सामने आएगा, एड्रिनल जो है वो एड्रिनल अपना सीक्रेट करेगी। एड्रिनलिन हार्मोन का नाम होता है एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन क्या करता है कि ये हार्ट बीट को, यानी हार्ट को और ब्रीथिंग को तेज कर देते हैं, जिससे कि हमारी रेस्पिरेशन तेज होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, और ये यहाँ पर भी पैरों के पास जाएगा, वहाँ भी रेस्पिरेशन तेज करवाएगा, ब्लड फ्लो तेज हो गया, ब्रीथिंग तेज होगी, जिससे कि एनर्जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और वो आराम से स्केप कर पाएगा। स्केप कर गया। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हॉर्मोन्स हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। यानी कि हमारे जो सिस्टम है पूरा, इसमें कैसे हमारी डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है तुम्हारी, वो तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करवाती है, ठीक है। या तुम्हारी जितनी भी लंबाई है, चौड़ाई, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगा। और अभी तक की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कह सके कि तुम भाई अपने हार्मोन्स रिलीज करवाओ, इससे कि अगर तुम बौने हो तो तुम बौने रह जाओगे, तुम लंबे हो तो तुम लंबे हो जाओगे, तुम्हारी छोटे नहीं हो पाओगे, ठीक है। तुम्हें नहीं कह रहा था बौना, तुम अभी थोड़े बढ़ोगे यार, क्या टेंशन क्यों ले रहा। और तुम्हारा अगर दोस्त है
तो उसको टैग नहीं करना कमेंट में, ठीक है। क्या बोल दिया कि सर ने ये बोला था, ये लो सर हैश टैग, ये उसकी आईडी है, मेंशन हो गया क्लास में, ठीक है, तो वो नहीं करना है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करती है, और इसका फंक्शन ये होता है कि तुम्हारा जितना भी तुम्हारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसका मेटाबॉलिज्म करवाना थायरॉक्सिन हार्मोन करवाता है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बनता किससे है, देखो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनता है वो आयोडीन, जो नमक होता है, तभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाओ, आयोडीन वाला, जिससे कि तुम्हारी थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो बने और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो, ठीक है। यहाँ देखो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ओके। अगर बाय चांस हमारी डाइट में आयोडीन कम हो जाए तो क्या होगा, जब भी आयोडीन कम हो जाएगा यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम रिलीज होंगे, और जब ये कम रिलीज होंगे तो हमारी बीमारी होती है गोइटर, जब यहां पर फूल जाता है, यहां पर देखो तुम, ये जो है ये फूल जाएगा, यहां पर गोइटर बीमारी हो जाती है। और ये तुम्हें बीमारी के भी नाम याद रखना है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होती है बड़ी हो जाती है, यहाँ पर बड़ा बड़ा फूला दिखता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये तुम्हारी पिट्यूटरी है, जो आगे वाली होती है उसके पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और जो अब अंदर वाली होती है यानी पीछे, उसको इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें वो उतना नहीं समझना है, तुम्हें बस इतना समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करेगी ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। अब ये क्या पूरी बॉडी को लंबा करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करेंगे। अगर ये कम रिलीज होंगे तो क्या हो जाएगा, हम बौने होंगे। इफ ग्रोथ हार्मोन्स कम हो गए तो हम लोग डॉर्फिज्म कहलाएंगे, बौने कहलाएंगे, छोटे। अगर यही इसी जगह ज़्यादा निकलेंगे तो गीगाटिज्म बोलेंगे, यानी लंबा हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। तो ये सब बीमारी होती हैं, ज़्यादा भी हों कम भी हों उसमें, ठीक है। और टेस्टिस जो होती है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन्स रिलीज करता है, ठीक, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत मजबूत बनती है, मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। और प्यूबर्टी की एज, जैसे तुम्हारी दाढ़ी आना, ठीक है, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होना, इन सब चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी की एज आती तो टेस्टोस्टेरोन मेन फंक्शन करते हैं, ठीक है। ओवरी जो रिलीज करती ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हार्मोन्स, जो कि इनमें भी प्यूबर्टी का काम करते हैं, जैसे मूड स्विंग, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है। और ये फिर प्यूबर्टी एंड करती है और बड़े हो जाते हैं, जैसे बाल बड़े होना, ठीक है। तो ये सब चीजें प्यूबर्टी में थी। अब इफ इट इज important that hormones should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which it is done। और अगर मान लो कि तुम्हारे में ऐसा फंक्शन है कि ये सब सीक्रेट कर रहा, तो ऐसा भी तो फंक्शन होना चाहिए जो इनको रोक सके, ठीक है। तो हमने अभी तक ये पैनक्रियाज का पढ़ा नहीं है, तो पैनक्रियाज का एग्जाम्पल लेते हैं, पैनक्रियाज को समझते हैं कि पैनक्रियाज में कैसे क्या फंक्शन चल रहा है, और उसी फंक्शन में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म भी क्या होता है, ठीक है। तो वही द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अभी पैनक्रियाज का फंक्शन नहीं पढ़ा, बट यहाँ हम लोग पढ़ भी लेंगे, और एक तीर से दो निशाने, वन शॉट है, सेव तो करना ही है। इफ द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द ब्लड, द इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। अगर इंसुलिन की मात्रा जो है वो ब्लड वेसल्स में कम हो रही, लेवल कम हो रहा है, तो ये डिटेक्ट करते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। जैसे ये देखो तुम्हारे आए पूरा ये ग्लूकोज है, वहां सेल्स WBC ये सब चल रहा है। अब यहां से क्या होगा, द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अब यहां पर अभी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको क्या करवाना है, सेल के अंदर
इंटर करवाना। होता क्या है समझना, ये अगर तुम्हारा एक सेल है, ठीक है, और ये उसके ऊपर एक रिसेप्टर, तो ये इंसुलिन जो है ये इससे बाइंड होता है की तरह, चाबी की तरह, और ये लॉक होता है तुम्हारा, ठीक है। की और लॉक को जब ऐड करते हैं तो यहां पर एक चैनल खुल जाता है, जिससे कि ये ग्लूकोज जो है वो तुम्हारा अंदर आ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज जो है तुम्हारा इन कर जाता है, ये फंक्शन है। अब इंसुलिन जैसे रिलीज करेगा तो सब के सब ग्लूकोज जो होंगे वो, देखो इंसुलिन आया और ग्लूकोज का लेवल यहाँ कम होने लगेगा। इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ब्लड में ब्लड जो बह रहा था उसमें कम कर देगा, यानी सेल्स के अंदर भेज देगा उन्हें। अब मान लो एज द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड फॉल्स, यानी कम हो जाए, मतलब जितना नॉर्मल से भी कम हो जाए, द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाई पैनक्रियाज इज रिड्यूस, और जैसे ही कम हो जाएगा भाई इंसुलिन बोल देगा कि अब ठीक है कम कर दो। बट मान लो फिर भी इंसुलिन कर रहा है, जैसे अभी में मेंटेन हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ नॉर्मल है, ग्लूकोज लेवल इतने बचे जितना होना चाहिए, फिर भी इंसुलिन रिलीज हो रही है, क्योंकि अभी तक की इसको मैसेज ही नहीं मिला कि तुम इंसुलिन मत रिलीज करो। इंसुलिन रिलीज करा, ग्लूकोज लेवल एकदम ब्लड में खत्म हो गया, ठीक है, तो भी दिक्कत है, शुगर लेवल लो हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा भी चाहिए जो इसको बोले कि भाई बस अब हो गया, अब मत रिलीज करें, तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यहां से ब्लड वेसल से फिर मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस में, ठीक है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बोलेगा, पिट्यूटरी इसको मैसेज देगी कि भाई बस कर, हो गया, तो ये अपने हार्मोन्स इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग पूरे फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये देखो रिलीज कर रहा, और हमारा यहाँ चैप्टर पूरा एंड होता है, ख़त्म होता है, बढ़िया तरीके से हम लोग ने समझ लिया। और ये रहे तुम्हारे पिछले साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने निकाल दिए, तुम लोग देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ले लिया, ठीक है। अब ये समझो कि अभी तक की बने रहे हो, बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से तुम लोग समझ में आया होगा। इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।